हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सी-टेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आज जो हम करने वाले हैं वो आपकी ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज हम पर्यावरण के 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और पूरी तरह से डिटेल बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इन 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ज़रूर कमेंट में करके बताइए। और आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सी-टेट की तैयारी कर रहे होंगे पूरे दिल से, मन से और लगन से लगे हुए होंगे। आने वाले सी-टेट को फ्रेंड्स आप जो है क्वालिफाई करिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करिए, ऐसी कामना करते हुए आज चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन 10 क्वेश्चनों में से आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं वो क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके 10 क्वेश्चन में से 5 सिर्फ सही होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप 5 कर लिए तो बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं। आप 10 से 10 करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटे लेवल से मैंने शुरुआत करी हुई है इन सब की। और ये क्वेश्चन जो है सदाबहार क्वेश्चन है जो हमेशा सी-टेट और यूपी-टेट में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है शीतोष्ण घास बायोम, ऑप्शन दूसरा है उष्णकटिबंधीय घास बायोम, टुंड्रा बायोम और टैगा बायोम, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करती हूँ कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो बायोम मीन्स आप लोग होता है कभी कभी हम पढ़े तो बहुत होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमें कुछ वर्ड जो होते हैं बहुत इरिटेट करते हैं और उनके मीन्स हमें लगभग समझ में नहीं आते, इसलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो बायोम ऐसा शब्द है, बायोम की अगर परिभाषा डिफाइन करें हम बायोम को, तो बायोम है क्या? बायोम वह स्थान है जहाँ पे चाहे वो पृथ्वी का स्थान हुआ चाहे समुद्र, ठीक है, वहाँ के जो मौसम है, वहाँ का जो भूगोल है, वहाँ के जो वनस्पतियाँ हों वो एक साल पूरे एक ही तरह से रहें, उनमें परिवर्तन न हो। समझ रहे हैं आप? जैसे यदि वहाँ ठंडा पड़ता है तो पूरे एक साल पूरा ठंडा पड़े ना, हमारे यहाँ भारत की तरह नहीं कि 4-4 महीने में जो है मौसम बदले ना। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मौसम बदलते हैं वैसे नए नए जानवर को हम देख पाते हैं ना। जब ठंडी का मौसम होता है तो आप देखते हैं बहुत सी ऐसी पक्षियाँ होती हैं। सावन का मौसम जब होता है खासकर ये जो है जुलाई अगस्त का जब मंथ होता है तब देखते हैं आप बहुत बहुत नई नई चिड़ियों को हम देखते हैं ना। तो वो क्या होती हैं, वो चिड़िया आई हुई होती हैं दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में। तो ऐसा ना हो, बायोम उसे कहेंगे जहाँ के जो मौसम हो, भूगोल हो और वहाँ की वनस्पतियाँ जो हैं वो लगातार एक ही समान और एक ही परिस्थिति में रहें, ठीक है। तो कैम्पोस घास की बात करें तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही, उष्णकटिबंधीय घास बायोम में कंपोज घास पाई जाती है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय घास बायोम की बात करूँ मैं तो जो उष्णकटिबंधीय घास बायोम है इसे सदाबहार वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाम प्रचलित है और आप लोग सुने होंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन ही जो में ही कंपोज घास पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे पूरा 12 महीने लगभग कि 1 साल तक पूरा एक ही जैसा वहाँ का माहौल होता है। वहाँ के पेड़ों में, वहाँ की वनस्पतियों में, वहाँ के मौसम में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए वहाँ के जो वन होते हैं वो सदाबहार होते हैं, हमेशा वहाँ हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। शीतोष्ण घास बायोम की बात करें तो शीतोष्ण घास बायोम जहाँ हल्की ठंडी और हल्की गर्मी दोनों पड़े। टुंड्रा और टैगा बायोम, टुंड्रा और टैगा प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे पूरे 12 महीने आपकी क्या पड़ती हैं, ठंडियाँ पड़ती हैं, ठीक है। क्या पड़ती है, सर्दी का मौसम होता है, बहुत ही ठंडा जलवायु होता है टुंड्रा और टैगा प्रदेशों का। तो यहाँ पे वो बायोम होंगे जहाँ पे वहाँ की वनस्पतियाँ वहाँ की अनुकूल होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन था फ्रेंड्स वो आपका था उष्णकटिबंधीय घास बायोम, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है। टुंड्रा जीवोम में, सवाना जीवोम में, मरुस्थलीय जीवोम में और सागरी जीवोम में, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैं बात करूं जीवोम और बायोम की, तो ये दोनों शब्द, आप बायोम और जीवोम ये दोनों शब्द एक ही हैं, ठीक है। इन दोनों की हिंदी आप मैं बता दूं आपको, जैव क्षेत्र होता है। क्या होता है? जैव क्षेत्र होता है, ठीक है। तो जैव क्षेत्र आप समझ ही रहे होंगे कि वहाँ के जो वनस्पतियाँ होंगी, वहाँ के जितने भी जीव जंतु वनस्पतियाँ होंगी वो एक समान रहते होंगी, उनके जो परिस्थितियाँ बदलती नहीं है, ठीक है। तो ये जैव क्षेत्र दोनों का मतलब एक ही होता है फ्रेंड्स। तो अल्पाइन नामक वनस्पति की बात करें हम, तो ये आपके जो पाई जाती है वो टुंड्रा जीवोम में पाई जाती है। और आपको मैंने अभी भी बताया कि टुंड्रा और टाइगा प्रदेश में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, इसकी वजह से अल्पाइन नामक वनस्पति क्या हो गई आपकी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी में क्या होती है, वो उगती है, ठीक है। और अल्पाइन वन की बात करूँ मैं, तो फ्रेंड्स यदि मैं आपको दिखाऊं जूम करके, तो ये जो आपका वन है, ये देख रहे हैं आप, ये अल्पाइन वन के वृक्ष है ना। कहने का मतलब है कि जो अल्पाइन वनस्पतियाँ होंगी, वनस्पतियों का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो हरा भरा होगा, ऐसे पेड़ नहीं होंगे, कठोर नहीं होंगी वनस्पतियाँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अल्पाइन जो वनस्पतियाँ होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी ही होती है फ्रेंड्स, नहीं, वो कुछ वनस्पतियाँ छोटी भी होती हैं, बस उनके उगने का तरीका इस कुछ पर्वताकार में होता है, ठीक है। और बहुत ही मुलायम उनके तने होते हैं और पत्तियाँ बहुत ही क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ये थे आपकी 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा सूचित करता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से, दृश्य प्रकाश किरणों से, अवरक्त किरणों से या दीर्घ तरंगों से, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणें आप सभी लोग जानते हैं क्या है, पराबैंगनी किरणें क्या हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि सोलर कुकर की यदि मैं पहले बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन में ये है तो पहले सोलर कुकर की बात कर लेती हूँ। जो सोलर कुकर है फ्रेंड्स, वो जिसको सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से ही क्या करते हैं, इस एक यंत्र होता है जिसे सोलर कुकर कहते हैं, और उस पर भोजन पकाया जाता है, ठीक है। हीट के द्वारा क्या कहते हैं, उस पर सूर्य की ऊर्जा से हीट के द्वारा भोजन को पकाते हैं, वही आपका है एक सोलर कुकर, ठीक है। और ये किन किरणों से ऊर्जा जो ऊर्जावान होता है, वो दीर्घ तरंगों से, सूर्य की दीर्घ तरंगों से क्या होता है, सोलर कुकर चलता है। अब दीर्घ तरंगों के जो हर्ट्ज होती है वो आपकी 1000 से 4000 समथिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब बहुत ही तेज़ गति से ये जो है आपके किरणों में, सूर्य के किरणों में तरंग करते हैं, ठीक है, चलते हैं दीर्घ तरंगों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोलर कुकर सूर्य के दीर्घ तरंगों से क्या करता है, ऊर्जा को सूचित करता है, ऊर्जा को लेता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, 20 मार्च को, 5 जून को, 16 सितंबर को, 10 दिसंबर को, ठीक है। तो यदि मैं सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, तो वो आपका हो जाएगा 20 मार्च, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस जो है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करूं मैं 5 जून को, तो 5 जून का जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 5 जून सबसे ज़्यादा यूपीएट में इस बार भी पूछा था, जो आपका 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 5 जून के बारे में पूछा था, तो विश्व पर्यावरण दिवस था उसमें, ठीक है। और 16 सितंबर की यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है इस दिन। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार लिख देते हैं हम ताकि आप समझ पाएँ उसको। अंतर्राष्ट्रीय
अधिकार दिवस, ठीक है। इसमें मानव के अधिकारों के जो आपके मूल कर्तव्य हैं और आपका अधिकार कितना है संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, उसके बारे में इसको जागरूक करने के लिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। अब देखिए सीटेट यूपी टेट का सबसे सदाबहार क्वेश्चन आपको मिल गया ना, हमेशा पूछा जाता है और कोई ऐसा सन नहीं जिसमें नहीं पूछा गया हो चिपको आंदोलन को, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। चमोली, देहरादून, लखीमपुर या नैनीताल से। तो आई होप आप लोगों सबको पता होगा कि चिपको आंदोलन जो है आपका चमोली ज़िला से शुरू हुआ था। और कब चमोली ज़िला की हम बात करें तो ये हुआ था आपका 1973 में, ठीक है। इसकी शुरुआत चमोली ज़िला में, ठीक है, चमोली ज़िला की हम बात करें तो 1973 में फ्रेंड्स इसकी चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन चिपको आंदोलन की नींव जब पड़ी वो आपका सन था 1970, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1970 में चिपको आंदोलन की नींव पड़ी थी और इसके जो प्रवर्तक थे चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो है आपके सुंदरलाल बहुगुणा जो है, ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित हैं, बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, ऑप्शन दे देता था जिसमें ऑप्शन 1 था सुंदरलाल बहुगुणा और वही क्या है आपके चिपको आंदोलन में सम्मिलित थे। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सुंदरलाल बहुगुणा भी थे, बहुत लोग इसमें थे, जैसे देवी नारायण थी, ठीक है, बहुत लोग ऐसे थे, आप उनको देख लीजिएगा एक बार। और यदि मैं बात करूँ चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन में नारा क्या है सबसे ज़्यादा पूछा गया है। फिलहाल ये तो इधर नहीं पूछा गया, तो नारे की बात हम करें तो नारा इसमें दिया गया था कि पहले हमें काटो तब जंगल, ठीक है। ये चिपको आंदोलन का क्या है, नारा था। चिपको आंदोलन में जो औरतें थी फ्रेंड्स वो पेड़ों से चिपक के ये नारा देती थी कि पहले हमें काटो तब जंगल काटो, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद से, देहरादून से, भोपाल से, पुणे से। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है आपका इलाहाबाद, ठीक है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस नहीं, ठीक है। देखिए फसलों को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला जीव है, मतलब सब फसलों को सबसे ज़्यादा हानि कौन सा जीव पहुंचाता है, सांप, कीचुआ, चूहा और चींटी। तो सबसे ज़्यादा हानि जो पहुंचाता है वो है आपका चूहा ना। चूहा क्या करता है, जब फसल आपकी पक जाती है, जब फसल लग जाती है खेतों में, तो ये बिल बना देता है ना, खेतों में क्या करता है, बिल बना देता है, ठीक है, बिल बना देता है। और उसमें क्या करता है, वो अंदर से तनों को क्या करता है, जड़ से कुरेदने लगता है, जिससे फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और कहने का मतलब है कि फसलें गिर जाती हैं और उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है, जिससे हमारा नुकसान होता है, ठीक है। तो चूहा, और अगर सीटेट के नज़रिए से इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो फ्रेंड्स चूहा जो है वो बिल में रहता है। ये आप पहला ऑप्शन आपका जो आपको याद रखना है, बिल में रहता है। क्वेश्चन पूछता है सीटेट में कि निम्नलिखित में से कौन बिल बना के रहता है, किस तरह से घोंसला होता है पक्षियों का, तो इसलिए मैंने सोचा मैं डिस्कस कर लूँ कि चूहा जो है वो बिल बना के रहता है। और फ्रेंड्स चूहा जो है हमेशा कुतरता रहता है ना, हमेशा क्या करता है, चीज़ों को कुतरता रहता है, माफ़ करिएगा, चूहा जो हमेशा चीज़ों को क्या करता है, कुतरता रहता है, ताकि इसके दांत जो है लंबे न हो, ठीक है। ताकि माफ़ करिएगा, जो चूहे हैं वो इसलिए कुतरते हैं क्योंकि उनका जो गला है वो खुला रहे, क्योंकि यदि वो कुतरेंगे नहीं कुछ समय तक तो उनका गला जो होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने अभी कहा कि उसके दांत बढ़ते रहते हैं, कुतरता इसलिए रहता है, तो वो गिलहरी है, गिलहरी इसलिए कुतरती रहती है ताकि जो उसका दांत हो वो बढ़े ना, उसकी जो दांत की साइज़ होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए वो चीज़ों को हमेशा कुतरती रहती है। चूहा इसलिए कुतरता है ताकि उसका जो गला है वो बंद ना हो, वो खुला रहे, ठीक है। और अगर सांप की बात मैं करूं, सांप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में सीटेट में पूछा जा रहा है, सिलेबस में है। तो सांप जो है, सांप के जो होते हैं 2 खोखले दांत होते हैं,
क्या होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं और इन खोखले दांतों से ही वो क्या करता है, जहर, अपने शरीर का जहर मानवों में या किसी जंतु में फैला देता है। और सांप जो होता है फ्रेंड्स, उसके कान नहीं होते हैं, वो पृथ्वी के कंपन से चीज़ों को महसूस करता है। ठीक है। केंचुआ की बात करें तो किसान का मित्र है केंचुआ। केंचुआ जो है आपका किसान का मित्र है। ठीक है, किसान का मित्र है। और केंचुआ जो होता है वो इसके प्रजनन करने से जो पृथ्वी जो फसल होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि जो मृदा होती है खेतों में, जो मिट्टी होती है खेतों में, उसका जो है उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है केंचुआ के प्रजनन करने से। ठीक है, तो फसलों को हानि पहुंचाता है, ये तो आपका था चूहा, जो सबसे सही आंसर था। एक क्वेश्चन से हमने 3 चीज़ों को समझा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1960, 1965, 1970। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हरित क्रांति जब हम इसकी बात करते हैं भारत में, विश्व के स्तर से बात करते हैं, भारत के स्तर से बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स आज ये कन्फ्यूजन आपका दूर होगा कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति विशेषकर अगर हरित क्रांति की मैं बात करूँ तो कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, कृषि से मतलब कि हमारे जो है कहने का मतलब है फसलों की अच्छी उपज के लिए हरित क्रांति की क्या करी गई थी, शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो भारत में अगर बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1960। ठीक है, 1960 भारत। और विश्व के स्तर पे ये बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, विश्व के स्तर पे इसका बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। जो 19 और हमारे भारत की बात करें हम तो कभी कभी कुछ बुक्स में 1960 से 65 दिया है और कुछ में 1965 से 1977 दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इन बीच में जो भी ऑप्शन में मिल जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। शुरुआत की बात करिए तो ये 1965 है, तो ये नहीं कि आप 1965 लगा देंगे, क्योंकि ये तो अंतिम समय उसका हो गया ना। शुरुआत की बात हो रही है तो 1960 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं हरित क्रांति के बारे में बात करूं तो हरित क्रांति के जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो आपके हैं जो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन जी हैं। और विश्व स्तर पे बात करें हम तो आपकी हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे जो है आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, बोरलॉग हैं। आप समझ लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ इसलिए ताकि आप समझ पाएँ। और लिखने में थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि जो है सर्दियों का मौसम है और हाथ कुछ ज़्यादा ही वो है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको जितनी भी हरित क्रांति की इम्पोर्टेंस थी मैंने उसको समझाने की कोशिश करी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके 8 क्वेश्चन थे और 9वां और 10वां क्वेश्चन हम आज करेंगे। देखिए ये EVS के पैडागॉजी से रिलेटेड है जो ये आज की क्वेश्चन है। समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन कर रहे, समूह में कार्य बच्चे कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए। ठीक है, समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए, आकलन या अवलोकन या परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स। देखिए CTET में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आंसर पे ध्यान पहले मत दीजिए, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ऑप्शन जितना भी घुमा के दिया रहे आप उसको सही ट्रिक करके आएंगे फ्रेंड्स। इसलिए थोड़ा टाइम लीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि टाइम आपको पर्याप्त मिलता है। थोड़ा सा ये होता है कि CDP बहुत ज़्यादा उलझा कर देता है। CTET में जो 1 से 5th की बात हो या 6 to 8 की बात हो, उलझा के देता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो यदि आप मान लीजिए इंग्लिश की बात करें और हिंदी की बात करें तो इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, फटाक से उसमें अपने समय को फिर से वहाँ से बचा लेंगे। ठीक है ना। तो CDP में या मैथ में यदि आपके ज़्यादा टाइम लगते हैं तो चिंता करने की बात नहीं, आप किसी सब्जेक्ट में उसको जल्दी करके पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर समझे तो कह रहा है कि समूह में एक विद्यालय में समूह में बच्चे पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पर्यावरण के अध्ययन को पर्यावरण की विशेषताओं को बताने के लिए इसमें से कौन सा जो होगा उपकरण होगा वो सबसे
सही होगा, ठीक है। दत्त कार्य सही होगा, काजल पेंसिल परीक्षण सही होगा, मौखिक प्रश्न सही होगा कि निर्धारण मापनियाँ सही होगा। दत्त कार्य की बात करूँ जिसको प्रोजेक्ट विधि कहते हैं फ्रेंड, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि, ये सी है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड आप समझ लीजिएगा। दत्त कार्य मतलब प्रोजेक्ट विधि, मतलब बच्चों को हम प्रोजेक्ट देंगे कि बेटा यहाँ से इतनी इतनी पत्तियाँ इकट्ठा करके लाओ और सबकी पत्तियों का नाम लिख के लाना, जिससे आपको वो हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में उसकी विशेषता आपको पता चलेगी। अब ये सोचिए आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो क्या पर्यावरण की विशेषता आप बता सकते हैं बच्चों को? वो तो प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष बच्चा देख पाएगा पत्तियों को, लेकिन पूरी तरह से पर्यावरण के बारे में, क्या पर्यावरण में सिर्फ पेड़ पौधे ही आते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। दत्त कार्य बहुत अच्छा नहीं होगा यहाँ पे। कागज़ पेंसिल परीक्षण, कागज़ पेंसिल परीक्षण क्यों करेंगे भाई? गलत हो गया। मौखिक प्रश्न, बिल्कुल, जब हम बात करेंगे कि पर्यावरण की, हम ईवीएस की बात कर रहे हैं बच्चों को, तो जब हम मौखिक प्रश्न पर करेंगे तो हम कई प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं ना। जैसे हम पूछ सकते हैं कि आम के पेड़ पर क्या कौन कौन सी पक्षियाँ घोंसला बनाती हैं? क्या आम के पेड़ पर घोंसले पक्षियाँ बनाती हैं ना? आम का मौसम कब होता है? और इस तरह से हम बहुत से क्वेश्चन बच्चों को एक साथ पूछ पाएंगे। तो जब बच्चे समूह में पढ़ रहे हैं पर्यावरण को, तो हमें मौखिक प्रश्न से उनका आकलन करना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा है अब तक ना। बच्चे को आप आकलन यही करेंगे ना, परीक्षण यही करेंगे, इसलिए करेंगे कि बच्चे से क्वेश्चन करेंगे। मौखिक प्रश्न करके हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का जो है पूर्व ज्ञान को जान पाएंगे और पर्यावरण की विशेषता, वो क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं पर्यावरण के बारे में, ये हम समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ठीक है, सबसे प्रभावशाली है योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद। योजना विधि की बात करें हम तो फ्रेंड्स आप वही समझ लीजिए, प्रोजेक्ट मेथड ही है। योजना बनाकर किसी कार्य को करते हैं तो वो प्रोजेक्ट विधि हो जाती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि आपकी हो गई, ये गलत हो गया। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आप देंगे प्रोजेक्ट कि बेटा ये करके लाओ, बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा। हाँ, छोटे लेवल पे करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पर्यावरण अध्ययन आप समझ रहे हैं कि 1 से नर्सरी से लेकर 2 तक बच्चों में पर्यावरण की किताब नहीं होती है ना। जब बच्चा तीसरी कक्षा में जाता है तब उसके पास पर्यावरण की किताब होती है, तब पर्यावरण पढ़ाई जाती है, माफ़ करिएगा, ठीक है। लेकिन 6 से आपके पास पर्यावरण की किताब बच्चों को दे दिया जाता है और हमें रूल और नियम के साथ पढ़ाना होता है। तो योजना विधि गलत हो गया। व्याख्यान विधि, बच्चों के सामने आप व्याख्या करेंगे पूरे पेड़ के बारे में, उसका जड़ क्या होता है, तना क्या है, कौन कौन, पूरा व्याख्या करेंगे तो बच्चा थोड़ी समझ पाएगा। वाद विवाद भी बच्चों के लिए सही नहीं होगा। हाँ, एक तरह से वाद विवाद सही है। आप जब 6 to 8 की बात करेंगे तब आपकी बातें सही है कि बच्चा वाद विवाद करेगा कि बताइए, बच्चे से कह दिया हमने कि आप आम के पेड़ की विशेषता बताइए, बेटा आप भी आम के पेड़ की विशेषता बताइए, तो बच्चे आपस में वाद विवाद करेंगे समूह में ना। आलोचनात्मक वाद विवाद मतलब हो गया आलोचनात्मक विधि से बात करेंगे, ठीक ना, मतलब उसका निगेटिव पहलू भी देखेंगे और पॉजिटिव पहलू भी देखेंगे। लेकिन प्राथमिक स्तर पे कोई भी सब्जेक्ट फ्रेंड्स पढ़ाना है तो हमें उसे कहानी विधि से पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा उसको अपने इमेजिनेशन में अब कल्पना कर पाए उस चीज़ को और सीख पाए, ठीक है। जैसे हम मोटू पतलू की कहानी क्यों बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये काम करना गलत है ना, क्योंकि बच्चा मोटू पतलू को नहीं समझता कि वो जो है वो कार्टून है, वो